बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ एप्लीकेशन है या कुछ हम उसके यूजेस कह सकते हैं या हम उससे जो फाइंड आउट करते हैं थिंग्स उनको हम फाइंड आउट करें। सबसे पहले CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये हम फाइंड आउट करते हैं। इसकी मदद से मैग्नेटिक मूवमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और वीक फील्ड लीजेंड से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में क्या रोल प्ले करता है उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर डी की स्प्लिटिंग के दो सेट बनाए हैं। इसको हम T2G का नाम देते हैं और इसको हम EG। अगर इनकी स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में इनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो सबसे पहले ये फिल होगा, यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाएगा, EG में हाई एनर्जी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डेल्टा नॉट यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, तो वो यहीं पर ही पेयर हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, 3rd 4 यहाँ पर। अगर यहाँ पर 5 आते हैं तो पहले ये 2 पेयर बनेंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर 6 होंगे तो वो 6 के 6 इन 3 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, फिर उसके बाद वो EG में जाएंगे। तो ये अगर स्प्लिटिंग की एनर्जी ज़्यादा है तो वो EG में जाने से पहले यहाँ पर पेयर होंगे। वीक फील्ड लीजेंड में स्प्लिटिंग कम होती है, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा नॉट की वैल्यू वो क्या होगी, वो भी कम होगी। वो कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। अगर 4 है तो वो 4 यहाँ पेयर नहीं होगा, बल्कि वो EG में जा सकता है, क्योंकि एनर्जी उसकी कम है, गैप कम है। गैप कम होने की वजह से ऊपर आसानी से वो जा सकता है। तो वीक फील्ड लीजेंड के बारे में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड का डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग में क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो मैंने लास्ट टाइम में इसको डिस्कस की थी, इसकी कैलकुलेशन भी की थी। T2G की वैल्यू 0-0.4, ठीक है, ये डेल्टा की वैल्यू आती है CFSE की, और EG की वैल्यू +0.6 की आती है DQ की, डेल्टा नॉट। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। नंबर 3 जो है वो हम किस तरह से CFSE की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेल्टा लिखा है, आप इसको CFSE की कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? N इंटू डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट किसका होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं T2G की, तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G में वो आ जाएंगे, प्लस N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो EG में पाए जाएंगे। डेल्टा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डेल्टा नॉट की वैल्यू आएगी, जैसे कि T2G है तो इसकी वैल्यू -0.4 आएगी, और अगर EG की वैल्यू है तो +0.6 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। N फॉर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हम पहले भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं और हमने इसको निकालने की कैलकुलेशन भी की थी। N इंटू, ठीक है, N इंटू N+2, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर बाहर वैल्यू लगाई है ये वैल्यू नहीं आएगी। N इंटू N+2 ये वैल्यू आ जाएगी। और BM ये मैग्नेटिक बोर मूवमेंट है, और N यहाँ पर क्या मुराद है, इससे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुराद हैं। 5 पॉइंट है मैग्नेटिक मूवमेंट, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी हम किसे कहते हैं? इसको हम अभी जब CFSE को हम सॉल्व करेंगे तो हमें CFSE पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ ये बताने लगा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं तो डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग से एनर्जी से ज़्यादा होती है। अगर डेल्टा नॉट वीक फील्ड रीजन होता है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू P से पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। यहाँ हम सबसे पहले जो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर फिल होंगे, ठीक है, और इससे हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, उसको अगर हम जान लें तो हमें ये करना आसान हो जाएगा।
यहाँ देखिएगा मैंने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के बनाया है कि इनकी अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये पहले T2G की जो ऑर्बिटल्स हैं ये फिल होंगे। अगर वीक फील्ड लीजेंड है तो पहले T2G की ये वैल्यू फिल 3 इलेक्ट्रॉन सिर्फ होंगे, बाकी वो EG में भी जाएंगे, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन होगी, इक्वल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। यहाँ मैंने 3 खाने बनाए हैं, 3 कॉलम है ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन से मुराद क्या है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। मैंने यहाँ D1 से लेकर D10 तक ऑर्बिटल लिखे हैं, यहाँ भी D1 से लेकर D10 तक। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिखे हैं और ये वीक फील्ड के लिए। आइए, अगर हमारे पास D1 हो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो किस में होगा, यहाँ पर मौजूद होगा। तो T2G 1, EG 0 हो जाएगा, और अनपेयर्ड कितना है, एक है तो एक ही होगा। T2 है, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो बाकी T2G 2 हो जाएगा, EG 0, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D3 में देखिएगा T2G 3, EG 4, तो तीनों यहाँ पर क्या होंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर 3 वैल्यू। वीक फील्ड लीजेंड में देखिएगा वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन होगी फ़िलहाल, तो 1 2 3। तो यहाँ तक स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लीजेंड क्या है, सेम है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे ही हम हायर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं, D4 है तो T2G 4, EG 0। अब ये देखिएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन को EG में जाना चाहिए, लेकिन डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, गैप ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे ही पेयर अप हो जाते हैं। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 1 और 2 यहाँ रह जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह जब D5 होंगे तो 4 और 5 ऊपर जाने की बजाय वो यहीं पर पेयर हो जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 1। ठीक है, मैं ये वाला बना के आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये 2 यहाँ पर 1 ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरह D6 हैं तो 6 के 6 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे 4 5 6, तो इसका जो अनपेयर्ड होगा वो 0 होगा। D7 में इसी तरह होगा, T2G 6, EG 1। ठीक है, यहाँ पर 6 यहाँ पर पेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर जाएगा 7, और वही क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। इसी तरह वीक फील्ड लीजेंड में आ जाएगा T2G 3, EG 1। जब ये 4 आएंगे तो यहाँ पर ये 4 के 4, 1 2 3 4 ऊपर चले, तो 4 अनपेयर्ड होंगे। इसी तरह जब 5 आ जाएगा तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 T2G में होंगे, 2 EG 2 में होंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। D6 में इसी तरह यहाँ एक पेयर्ड बन जाएगा, बाकी 4 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह जब हम D7 करेंगे तो यहाँ पर 2 3, ठीक है, यहाँ पर एक पेयर यहाँ हो जाएगा, एक पेयर यहाँ, 2 पेयर हो जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे, 3, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो याद रखिएगा D4 से लेकर D7 तक इनकी वैल्यू चेंज होती हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हो चाहे वो वीक फील्ड। यहाँ पर D4 से लेकर D7 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड में चेंज होती हैं वैल्यूज़, जबकि D1 से लेकर D3 और D8 से लेकर D10 तक वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हो चाहे वीक फील्ड लीजेंड हो। D8 में इसी तरह देखिएगा T2G और EG 2 है, यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 1 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे। D9 में देखिएगा इसी तरह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह D10 में तो सारे पेयर हो जाएंगे, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी इसी तरह होगा, 2 2 1 0, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आएंगी। तो ये आप MCQs के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से याद रखिएगा, D1 D2 D3 D8 D9 D10 की वैल्यू सेम होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, उनमें ये सेम होती है। इससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और BM को भी आप आसानी से इसी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइएगा देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, n×n-2 नहीं है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो बोर मोमेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी। अगर हमारे पास n हमारे पास 3 है, यानी कि उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो आपके क्या करेंगे, 3 × 3 + 2 BM आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 का अंडर रूट लेंगे तो 3.87 BM वैल्यू आएगी। इसी तरह 4 को करेंगे, 4 × 4 + 2 32 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट लेंगे 4.89 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखी है वैल्यूज़, ये देखिएगा कि ट्रिक है याद करने के लिए। n 1 2 1.73 है, 2 की 2.82 है, 3 की 3.87 है, 4 की
4.89 है, 5 की 5.91 है। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर आप इसको याद करना चाहिए देखेंगे तो ये 5 जो है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करते हैं। इसको याद करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट को याद करने के देखें कि फर्स्ट पे 7 आएगा और 3 टाइम्स 2 2 3 4 वहाँ पर 8 आएगा और 5 पे क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 3 दफ़ा कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद 9 आ जाएगा। इसको भी याद करने के लिए आपको ट्रिक बना सकते हैं, 3 2 आएगा फिर 7, ठीक है, 7 और 2 को मिलाएं तो 9 आ जाएगा। अगर हम इन सब को माइनस करें तो ये 1 की वैल्यू यहाँ पर ये आ सकती है। यानी कि आप इसको भी याद करने के लिए कोई आसान सा तरीका ढूंढ सकते हैं। इसी तरह CFSE की कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखिएगा ज़रा। CFSE की वैल्यू को हम कहते हैं n इंटू डेल्टा नॉट प्लस n इंटू डेल्टा नॉट। सपोज हम T2G 4 EG0 की हम CFSE फाइंड आउट करना चाहते हैं। n हमारे पास क्या है, ये 4 है यहाँ पर, तो ये 4 आ जाएगी वैल्यू। T2G की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होती है, -0.4 होती है। प्लस EG की वैल्यू यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 आएगा, इंटू प्लस 0.6 है, वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी -1.6 डेल्टा नॉट। इसी तरह T2G 6 की EG की देखिएगा, यहाँ पर 6 की वैल्यू आएगी, T2G की वैल्यू -0.4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे -2.4 डेल्टा आएगा। T2G 6 EG1 आएगी, 6 है G के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 6 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू यहाँ पर EG की वैल्यू आ जाएगी +0.46, वैल्यू आ जाएगी -2.4 प्लस 0.6, सोल्यूशन होगा -1.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो एक और पॉइंट हमारा रहता है लास्ट में, ये है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखिएगा। अगर हमारे पास d ऑर्बिटल हम बनाते हैं, इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। हम सपोज करते हैं 4 हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, n = 4 है, तो नॉर्मल में देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह अनपेयर्ड फॉर्म में आएंगे। जबकि T2G में अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिखेंगे तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर एक पेयर है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो 0 है और यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम जो हमने पीछे वैल्यू फाइंड आउट की थी इसकी, उसमें हम 1 पेयर का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। इसी तरह T2G 5 और EG0 में देखेंगे तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे मैं आपको ये बना देता हूँ एक और, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये इसकी भी पेयर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। यहाँ पर हमारे पास 2 पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पर कि 2 पेयर हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर हम T2G 6 की वैल्यू देखेंगे, इसमें हम नॉर्मल में देखेंगे तो यहाँ पर एक पेयर का इजाफा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि एक पेयर इसका। और हम यहाँ पर भी करेंगे, अगर यहाँ पर 2 और ये 4 6 हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 पेयर हैं, यहाँ पर 1 पेयर है, तो यहाँ पर 3 पेयर्स हैं और यहाँ पर क्या है, 1 पेयर है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा किसमें, T2G 6 में और इसमें। तो 3 - 1, तो यहाँ पर 2 पेयरिंग एनर्जी एक्सेस है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 पेयर का हम क्या कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इस तरह से हम पेयरिंग एनर्जी को भी हम वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं और हम उनकी CFSE को हम निकाल सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।